Hi to everyone and welcome to all of you in academia classes. Dear friends, आज के सेशन में हम 7 अप्रैल की कुछ प्रमुख खबरों को देखेंगे जिनके विषय कुछ इस प्रकार से हैं। एन.वी. रमन जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की नियुक्तियां यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां किस प्रकार की जाती है, इसको विस्तार से जानेंगे। कॉलेजियम प्रणाली, इसको विस्तार से जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसके साथ हम विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी देखेंगे जो काफी चर्चा में रहा है ड्यूरिंग द कोरोना। समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म, अम्बोली क्षेत्र जैव विविधता विरासत स्थल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अधिकरण सुधार सुव्यवस्थीकरण और सेवा शुल्क अध्यादेश 2021। E9 पहल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा उइगर जो कि चाइना के शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनको हम उइगुर भी बोलते हैं, उइगर भी बोलते हैं। और हमारी दूसरी न्यूज रहेगी चेनाब ब्रिज, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। लास्ट जो न्यूज रहेगी हमारी वो रहेगी ला पेरोस सैन्य अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच में किया गया सैन्य अभ्यास है। तो हम अपनी पहले न्यूज की ओर चलते हैं। एन.वी. रमन जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। एन.वी. रमन राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथालपति वेंकट रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। किसने किया है? ये किया है राष्ट्रपति ने। किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये किया है? अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन 24 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है शरद अरविंद बोबड़े देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश है, जबकि एन.वी. रमन 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। कब से होंगे? 24 अप्रैल 2021 से। एन.वी. रमन आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार से है जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय तथा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। कहाँ पे की है? ये की है आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में, इसके अलावा केंद्रीय तथा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण में और इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत नियुक्त किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है और किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वो करता है संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत। मुख्य न्यायाधीश पद के मामले में देश के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की जाती है। यानी कि एन.वी. रमन की सिफारिश किसने की है? वो की है देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने। यानी कि एन.वी. रमन 24 अप्रैल 2021 से देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी नियुक्ति हमारे सम्मानित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। न्यायाधीशों की नियुक्तियां किस प्रकार की जाती हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है। आवश्यक नहीं, लेनी ही पड़ेगी। अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। किसके परामर्श के बाद वह किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है, यदि वह आवश्यक समझता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो इसमें राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की
मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। वर्ष 1950 से वर्ष 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही है। इसका सामान्य से मतलब है कि 1950 से 1973 तक सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक न्यायाधीश रहा है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। जिस तरीके से शरद अरविंद बोबड़े के बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह है एन.वी. रमन, तो उन्हीं को बनाया जाएगा। वर्ष 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। जब किसकी सरकार थी? तब इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार थी। जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर ए.एन. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी 3 न्यायाधीश जो कि ए.एन. रे से वरिष्ठ थे उनको छोड़कर ए.एन. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1977 में इसका पुनः उल्लंघन किया गया जब तत्कालीन 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर एम.यू. बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उस वक्त भी इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार थी। सरकार की स्वायत्ता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में रद्द कर दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। कब किया इस फैसले को रद्द? ये किया है द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में परामर्श एवं कॉलेजियम प्रणाली पर विवाद। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रावधानों में परामर्श शब्द की अलग अलग व्याख्या की है। पर न्यायाधीश मामला कब होता है? यह होता है 1982 में। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। परामर्श का अर्थ क्या नहीं है? सहमति नहीं है। और इसका अर्थ सिर्फ विचारों के आदान प्रदान से है कि आप विचारों का आदान प्रदान कर दे, इसका मतलब ही परामर्श है। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में न्यायालय ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और परामर्श शब्द का अर्थ सहमति के रूप में परिवर्तित कर दिया। तृतीय न्यायाधीशों के मामले 1998 में न्यायालय ने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है। कब का है? यह किया है 1998 में। क्या कहा है? न्यायालय ने कहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है। मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है। सिर्फ आप मुख्य न्यायाधीश से ही परामर्श नहीं कर सकते, बाकी ओर से भी आपको करना होगा। उन्हें उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। यानी कि मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अलग से वरिष्ठतम न्यायाधीश के साथ परामर्श करना जरूरी है। किसको करना है परामर्श? ये करेंगे मुख्य न्यायाधीश और साथ में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। उसके बाद जिसका नाम सिलेक्ट होगा उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देंगे। यदि 2 न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं तो उसे सरकार की नियुक्ति की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। अदालत ने माना है कि परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों और आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। किस पर नहीं है बाध्यकारी? ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि अगर 2 न्यायाधीश भी इसके विपरीत ख्याल रखते हैं तो ये सरकार के पास भेजा नहीं जा सकता। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत तृतीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से हुई थी। कब हुई थी तृतीय न्यायाधीश मामला? ये हुआ था 1998 में और ये वर्ष 1998 से चलन में है। इसका उपयोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए किया जाता है। भारत के मूल संविधान में या संशोधन में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है कि कॉलेजियम क्या मूल संविधान में शामिल था? तो आपका आंसर होगा नहीं है, क्योंकि ये तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 से शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में भाग 5 एवं अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भाग 5 अध्याय 6 के तहत क्या किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के
सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कब हुआ भारत का संविधान लागू? ये पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 है। 8 थी उस वक्त। कितनी? 8। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल 8। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई है। इसने मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? वो कर दिया है 34। 1 + 3 = 33 = 34। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश समेत सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 34 हैं। इससे पहले कितने थे? इससे पहले 31 थे। अगली खबर है हमारी विश्व स्वास्थ्य दिवस। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? ये किया जाता है 7 अप्रैल को। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। इस दिवस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित करने का प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। कितने हैं? 194। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। आप कमेंट में इसका जवाब दें कि वो 6 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देश को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया है। अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। किसने किया है? ये किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राठौड़ ने। ये प्लेटफॉर्म मौजूदा समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम का अत्याधुनिक और अपडेटेड रूप है। इसी के साथ भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बीमारियों की निगरानी के लिए ऐसी परिष्कृत प्रणाली अपनाई है। जहां एक और पुराने कार्यक्रम के तहत केवल 18 बीमारियों की निगरानी की व्यवस्था की गई थी, वहीं नए प्लेटफॉर्म में
33 बीमारियों की निगरानी की व्यवस्था की गई है। किस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे संबंधित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, जिसके तहत 33 बीमारियों की निगरानी की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से रोगों के बारे में डिजिटल रूप में आंकड़े तत्काल उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रकोप की जांच संबंधी गतिविधियों की शुरुआत और निगरानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही की जा सकेगी। समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राठौड़ ने। अबोली क्षेत्र जैव विविधता विरासत स्थल। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अमोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। अमोली क्षेत्र कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। किस जगह पे है? यह है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। यह आपको याद होना चाहिए, भूगोल का क्वेश्चन बन सकता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। आपको याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र में 2 घाट है, एक है थाल घाट और एक है बोर घाट। थाल घाट और बोर घाट। बोर घाट नासिक को बोर घाट पूना को मुंबई से जोड़ता है, पूना को मुंबई से। और थाल घाट ये जोड़ता है नासिक को मुंबई से। इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली जिले में अल्लापल्ली, जलगांव में लेंडोर खोरी पाक, पुणे में गणेशखेंड, सिंधुदुर्ग जिले में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में घोषित किया है। याद हो कि बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अबोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति शिष्टुरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। कहाँ पे की थी? ये की थी सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी तहसील में अबोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति शिष्टुरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। शिष्टुरा हिरण्यकेशी मीठे जल में पाई जाने वाली शिष्टुरा मछली की एक दुर्लभ उपप्रजाति है। शोधकर्ता का मत है कि आसपास की मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों के कारण ये दुर्लभ प्रजाति जल्द ही विलुप्त हो सकती है। ऐसे में इसके संरक्षण के लिए इस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। किसको किया गया है? ये किया गया अम्बोली क्षेत्र को, जो कि पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 को लागू कर दिया गया है। मुख्य परिवर्तन क्या देखने को मिले इसमें? अध्यादेश के द्वारा कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करके, यानी कि जो अपीलीय निकाय थे उसको भंग कर दिया गया है तथा उनके कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों के लिए स्थानांतरित किया गया है। इसके द्वारा केंद्र सरकार को अधिकरण के सदस्यों की अहर्ता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, पदत्याग, निष्कासन तथा अन्य सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? इस अध्यादेश के तहत अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तों अध्यादेश 2021 के तहत ये सब काम केंद्र सरकार को दिया गया है कि वे उसके सदस्यों को नियुक्ति कर सकता है, उनका कार्यकाल को फिक्स कर सकता है, उनका वेतन बढ़ा सकता है, घटा सकता है, भत्ते किस तरीके से देने हैं, उन्हें पद से किस तरीके से हटाना है, ये सब पावर्स केंद्र सरकार को दी गई है। किस अध्यादेश के तहत? इस अध्यादेश के तहत, अध्यादेश 2021 के तहत। इसके तहत खोज एवं चयन समिति की सिफारिश पर अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके प्रावधानों के अनुसार समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी या उनके द्वारा नामित, किनके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी।
ये सब पावर्स किसको दिए गए हैं? ये सब पावर्स केंद्र सरकार को दिए गए हैं। कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल अधिकरण का अध्यक्ष 4 वर्षों की अवधि तक तथा 70 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो। अगर 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो तो वह पद से हट सकता है। अगर 4 वर्ष के कार्यकाल से पहले उसकी उम्र 70 वर्ष की हो चुकी है तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जो भी हो जाएगा पद धारित करेगा। अधिकरण के अन्य सदस्य 4 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर कार्य करेंगे। आपको अध्यक्ष और सदस्यों की अवधि के बारे में ध्यान रखना होगा कि इनकी अवधि यानी 4 वर्ष तो बराबर है, लेकिन इनकी उम्र में डिफरेंस है। अध्यक्ष 70 साल तक रहेगा और सदस्य 67 वर्ष की आयु तक रहेंगे। अधिकरण क्या होते हैं? अधिकरण ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था होते हैं जिन्हें प्रशासनिक विवादों अथवा कर संबंधी विवादों को हल करने जैसी समस्याओं का निपटारा करने के लिए गठित किया गया था। ये विवादों का फैसला करने, दावा करने वाले पक्षों के मध्य अधिकारों का निर्धारण करने, प्रशासनिक निर्णय लेने, मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करने जैसे अधिकारी करते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है इसके अंदर। अधिकरण मूल रूप से संविधान का भाग नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है कि अधिकरण क्या मूल रूप से संविधान का भाग है? तो नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? मूल कर्तव्य हमने यूएसएसआर से यानी रशिया से लिए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में अधिकरणों से संबंधित भाग 14A जोड़ा गया है तथा इसमें 2 अनुच्छेद शामिल हैं। कौन कौन से अनुच्छेद है? वह है अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित हैं। प्रशासनिक अधिकरण लोक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को हल करने वाली अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं। अनुच्छेद 323B अन्य विषय जैसे कि कराधान, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, भूमि सुधार, खाद्य सामग्री, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, किराया और किराएदार के अधिकार आदि का समाधान करने हेतु अधिकरणों के गठन से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद इसमें 2? वह है 323A और 323B। E9 पहल क्या है? E9 पहल पर E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक शीघ्र ही आयोजित होने जा रही है। ये परामर्श बैठक वंचित रह जाने वाले बच्चों व युवाओं, विशेषकर लड़कियों को लक्ष्य करती डिजिटल लर्निंग और कौशल पर पहल के निर्माण की 3 चरणीय प्रक्रियाओं का पहला चरण है। E9 पहल क्या है? इस पहल का प्रमुख उद्देश्य 2020 में आयोजित वैश्विक सम्मेलन की 3 प्राथमिकताओं, जिनमें शिक्षकों का सहयोग, कौशल में निवेश, डिजिटल विभाजन को कम करना में तेजी से बदलाव करके शिक्षा प्रणाली में बदलाव के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 4 को एजेंडा को आगे बढ़ाना और सुधार में तेजी लाना है। संयुक्त राष्ट्र की नेतृत्व वाली इस पहल के तहत E9 देशों में बांग्लादेश हैं, ब्राज़ील हैं, चाइना, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान शामिल हैं। आपको एशिया की इन सारी कंट्री के नाम याद रखने हैं, जिनमें बांग्लादेश शामिल हैं, चीन शामिल है, मिस्र नहीं है, मिस्र अफ्रीका में है, भारत है, इंडोनेशिया है और पाकिस्तान शामिल है E9 पहल में। उइगर। हाल ही में जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने चीन के उइगुर अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों की स्थिति के बारे में अपने चीनी समकक्ष से कड़ी चिंता व्यक्त की है। आपने उइगर का नाम काफ़ी वर्षों से सुना है कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है या भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उइगर अथवा उइगर चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हैं। उइगर चीन की तुलना में
तुर्की तथा अन्य मध्य एशियाई देशों से करीबी नरजातीय संबंधों का दावा करते हैं, यानी कि वो चाइना की नस्ल में से नहीं है, बल्कि तुर्की तथा दूसरे मध्य एशियाई देशों से ज़्यादा करीबी हैं। चीन उइगर को निशाना क्यों बना रहा है, इसका क्या कारण है? शिनजियांग तकनीकी रूप से चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। शिनजियांग चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है तथा खनिजों से समृद्ध है। इसके साथ ही इस प्रांत की सीमाएं भारत, पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान सहित 8 देशों के साथ मिलती हैं। पिछले कुछ दशकों में शिनजियांग प्रांत आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बहुसंख्यक हान चीनी इस क्षेत्र में आकर बस गए तथा बेहतर नौकरियों पर कब्जा कर लिया है। हान चीनियों ने उइगरों के लिए आजीविका तथा पहचान के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। किसने किया है? ये सब किया है हान चीनियों ने। किसके साथ किया है? उइगर मुसलमानों के साथ। इन्हीं कारणों से छिटपुट हिंसा की शुरुआत हुई तथा वर्ष 2009 में शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में 200 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर हान चीनी थे। तब से कई अन्य हिंसक घटनाएं हुई। बीजिंग का कहना है, बीजिंग चाइना की राजधानी है, उनका मानना है कि उइगर समुदाय एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता है। उनका ये मानना है कि उइगर समुदाय वहाँ पर अलग से अपना एक स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और उइगरों की तुर्की तथा अन्य मध्य एशियाई देशों से सांस्कृतिक संबंधों के कारण चीनी नेताओं को डर है कि पाकिस्तान जैसी जगहों से संचालित होने वाले उग्रवादी तत्व शिनजियांग में अलगाववादी आंदोलन को प्रोत्साहन व सहयोग दे सकते हैं। इसलिए चीन की नीति पूरे समुदाय को संदिग्ध मानने तथा उइगरों की अलग पहचान को समाप्त करने हेतु एक व्यवस्थित परियोजना के आरंभ करने की प्रतीत होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी चिनाब ब्रिज। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पे है? वह है कश्मीर में, यानी कि चिनाब नदी पे। भारतीय रेलवे द्वारा चिनाब पुल का मेहराबबंदी आर्क निर्माण का कार्य पूरा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। भारतीय रेलवे मिनिस्टर कौन है, आपको बताना है। चिनाब पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। किसका है? यह है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू और कश्मीर में बनाए जाने वाला विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। आपको याद होगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वह है चिनाब या चेनाब नदी। चिनाब पुल की लंबाई कितनी है? वह है 1315 मीटर। ये नदी तल के स्तर से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पुल पेरिस में एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। पेरिस कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगली जो खबर है हमारी वो है ला पेरोसेना अभ्यास। यह एक बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है जिसे इस वर्ष पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? वो कर रहा है फ्रांसीसी सेना। भारत इस सैन्य अभ्यास में भाग ले रहा है। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वो कौन से हैं? डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़। ये कौन सा सैन्य अभ्यास है? ये है वायु सेना अभ्यास। कौन सा? डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़। वरुण नौसेना अभ्यास है, शक्ति सेना अभ्यास है। किस किस के बीच किया जा रहा है? ये तीनों सेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस सेशन पसंद आया तो लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।